हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन का पूरे देश में विस्तार कैसे हुआ और इससे संबंधित एक बड़ी घटना धरसना कांड पे। तो पिछली दो क्लासेस हमने की सबने अवज्ञा आंदोलन में, जिसमें हमने जाना कि इसके पीछे कारण क्या थे। हमने देखा किस प्रकार से साइमन आयोग का विरोध हुआ देश में और उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई, लेकिन सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग राजी नहीं थी। और मुस्लिम लीग में जिन्ना ने भी अपनी एक 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने से पहले महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगों को सरकार के सामने रखा, लेकिन इरविन ने, जो कि उस समय वायसराय था, उन 11 मांगों पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। हमने पिछली क्लास में दांडी यात्रा के विषय में पूरी तरीके से पढ़ लिया कि किस प्रकार से यह साबरमती से दांडी तक की एक यात्रा थी, जिसमें महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की एक यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पे नमक कानून तोड़ करके सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा कि पूरे देश में जहां जहां पर नमक बनाने की सुविधा है वहां पर नमक कानून को तोड़ा जाए और जहां पर नमक नहीं बनाया जा सकता है वहां पर अन्य जो है वो अनैतिक कानूनों को तोड़ करके इस नमक सत्याग्रह या सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किया जाए। तो ये पूरा कार्यक्रम 9 अप्रैल 1930 को जारी कर दिया गया कि सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या करना है। अब आज इस क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो गांधी जी ने ये शुरुआत की नमक कानून तोड़ने की, वो पूरे देश में कहां पर और कैसे तोड़ा गया। मेंस के दृष्टिकोण से प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में आंदोलन का विस्तार समझाइए, या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी था या फिर थोड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, तो इस पर भी डिस्कस करते वक्त आपको ये क्लास सहयोगी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन का पहले हम विस्तार पे बात करेंगे। विस्तार, तो सबसे पहले विस्तार हम देखेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तंजावुर के तट पर सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में एक यात्रा की गई नमक सत्याग्रह के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए। वो यात्रा थी तिरुचिरापल्ली से लेकर के वेदारण्यम तक। उस यात्रा में भी जो है नमक कानून को तोड़ा गया। तो तमिलनाडु में कहां हुआ? ये तंजावुर के तट पे, तंजावुर तट पर, ये तिरुचिरापल्ली से, ये यात्रा जो है तिरुचिरापल्ली एक स्थान है, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक जो है, और इसमें नेतृत्व करता थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। कौन था? सी राजगोपालाचारी। इन्होंने वहां पर जाकर के नमक कानून को तोड़ा। इन सब चीजों के विषय में बहुत विस्तार से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने नमक कानून का भंजन किया, उसी प्रकार से देश के अलग अलग क्षेत्रों में नमक कानून तोड़ा गया। यहां पर तमिलनाडु में आपको सिर्फ जो है कहां से कहां तक यात्राएं अगर की गई हैं तो वो याद रखना है, और किसके नेतृत्व में जो है नमक कानून तोड़ा गया, उन नेताओं के नाम आपको मैचिंग करने के लिए दिए जा सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं पीटी में। और जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन था, समझाइए। तो उसमें आपको पूरे देश से कई उदाहरण आपको देने पड़ेंगे कि हाँ, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। तो सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में हुआ। अगर हम दूसरी बात करें कि केरल में क्या चल रहा था, तो केरल में जो है दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, के कलप्पन और टी के माधवन। इन दो लोगों के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया और इन्होंने जो यात्रा की वो मालाबार तट पे की। केरल का तट क्या कहलाता है?
मालाबार तट। मालाबार तट पे इन्होंने जो यात्रा की वो कालीकट से पायन्नूर तक, वहां जाकर के इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। तो तमिलनाडु और केरल, वहीं पास में है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या हो रहा था? कर्नाटक में एक डिपो था सरकारी, सैनीकट्टा। सैनीकट्टा नामक स्थान पर एक नमक का एक डिपो था, वहां पे हमला बोला गया नमक को वहां से लूटने के लिए। तो सैनीकट्टा नमक डिपो, नमक डिपो यानी जहां पर सरकार अपना नमक रखती थी, नमक वहां से सप्लाई किया जाता था। तो नमक डिपो पर वहां पर हमला हुआ। कई नमक डिपो पर हमला किया गया है पूरे देश में, और एक बहुत बड़ा नमक डिपो महाराष्ट्र में जो हम पढ़ेंगे, धरसाना कांड, वहां पर भी योजना बनाई गई थी जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सैनीकट्टा में नमक डिपो पर हमला किया गया। कर्नाटक में जो है वन कानून एक था, उसके खिलाफ भी आंदोलन चलाया गया। यहां पर वन कानून के विरोध में आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अन्य कानून भी तोड़े जाने चाहिए जो अनैतिक हैं। तो वन कानून के विरोध में भी यहां पर आंदोलन किया गया। उड़ीसा की बात करें अगर हम, तो वहां पे आप नोट करेंगे गोपबंधु चौधरी, इनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी और अन्य साथियों के नेतृत्व में जो है नमक कानून तोड़ा गया। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में तो नमक नहीं बनाया जा सकता है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इससे संबंधित कार्य किए जाएं, जैसे जो नमक ये बनाया जा रहा है उसको सप्लाई किया जाए, उसको बेचा जाए, या फिर अन्य कानून तोड़े जाएं। तो उत्तर प्रदेश या संयुक्त प्रांत जो है वहां पर उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू और प्लस उनकी पत्नी भी इसमें शामिल थी। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर इन्होंने जो अवैध नमक था उसके पैकेट बेचे। इन्होंने क्या किया, जो अवैध नमक किसको कहा जा रहा है? जो ये कार्यकर्ता लोग बना रहे हैं, जो सरकार की तरफ से नहीं लाया गया है, सरकार की नजर में वो अवैध नमक है। और यही तो हमारा उद्देश्य था कि हम नमक कानून को खत्म करेंगे। तो अवैध नमक के पैकेट बेचे इन्होंने। और यहां पर सोंधी मिट्टी या लोनी मिट्टी रखना गैर कानूनी था। तो सोंधी लोनी यानी नमकीन मिट्टी से नमक बनाया को इकट्ठा किया। सोंधी मिट्टी और लोनी मिट्टी जिसके पास पाई जाती थी उसको भी जेल में बंद कर देते थे। तो यहां पर ये मिट्टी भी इन्होंने इकट्ठा की और ये सब अवैध नमक के पैकेट इन्होंने बेचे। और इन सब से जो इनकम हो रही थी इस नमक से, वो सब पार्टी फंड में जमा हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने जो नमक उठाया था वो भी जो है $750 में बिका था, यानी 1600 रुपए में। तो उत्तर प्रदेश में यह हो रहा था। छतरपुर जो बुंदेलखंड में पड़ता है, वहां पर एक बहुत फेमस डाकू मंगल सिंह ने भी जो है असहयोग, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कर ना दो, टैक्स ना दो, इस तरह का एक आंदोलन चलाया था। तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। छतरपुर बुंदेलखंड, यहां पर एक फेमस डाकू थे, डाकू मंगल सिंह। इन्होंने कर ना दो आंदोलन, और उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक तौर से जो है कर न दो और लगान न दो आंदोलन चलाया गया उत्तर प्रदेश में। कौन सा आंदोलन चलाया गया यहां पे? कर मत दो और लगान मत दो।
ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाया गया जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के नेतृत्व में। तो कभी कभी आपको मैचिंग के लिए दिया जाएगा कि कौन से कानून कहां पर तोड़े गए थे। जैसे नमक कानून कहां कहां तोड़ा गया, जैसे तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। कर मत दो, लगान मत दो कहां पर चलाया गया, उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से अन्य स्थानों पर भी कुछ किए गए। जैसे असम के क्षेत्र में एक सर्कुलर लगाया गया था, कनिंघम सर्कुलर, उसको तोड़ा गया, उसके खिलाफ जो है आंदोलन चलाया गया। कनिंघम सर्कुलर क्या था? कनिंघम सर्कुलर इस आंदोलन के दौरान ही लगाया गया था, जिसमें कहा जाता था कि छात्रों को, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं और उनके अभिभावकों को एक सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी जो है वो आगे कार्य कर पाएंगे। तो वो कनिंघम सर्कुलर का विरोध किया गया असम में। तो अगला जो है असम। असम में किस चीज का विरोध किया गया? कनिंघम सर्कुलर का। ये सभी आपको मैचिंग के लिए और अलग अलग से प्रश्न दिए जा सकते हैं। कनिंघम सर्कुलर, कनिंघम सर्कुलर में क्या होता था के विरोध में आंदोलन यहां पर किया गया। इसमें छात्रों को जो है अपना एक प्रमाण पत्र देना होता था, छात्रों को और अभिभावकों को। सद्व्यवहार एक प्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र था, का प्रमाण पत्र देना पड़ता था। इसके विरोध में चलाया गया। बिहार में चौकीदारी टैक्स, बिहार में क्या हुआ? बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरोध में, चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था लोगों को, और चौकीदार काम जो है वो सरकार का करता था। क्योंकि चौकीदार का काम क्या होता था? हर गांव में एक चौकीदार होता था जो पुलिस को वहां की गतिविधियों की सूचना देता था कि गांव में क्या हो रहा है, कैसे। तो उस टैक्स के विरोध में बिहार में आंदोलन चलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पटना में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कहां से थे? पटना से। राजेंद्र प्रसाद पटना में नेतृत्व कर रहे थे। इनको यहां से गिरफ्तार किया गया। जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु से सिराज गोपालाचारी को, यानी जो जहां से आंदोलन कर रहा था उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जा रहा था दमन के लिए। तो इन चीजों को लिखने का उद्देश्य यह है कि आपको यह प्रदर्शित करना है कि कहां पर कितना व्यापक था आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो पूरे देश में फैला हुआ था। आप देख रहे हैं चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे पूर्वोत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, पूरे भारत में ये आंदोलन फैला हुआ था। और गुजरात से तो इसको प्रारंभ ही किया गया था। और अगर एक दो उदाहरण आप देखना चाहें तो बंगाल की बात करें, अगर बंगाल, तो देखिए बंगाल में सुभाष चंद्र बोस, एक दल हो गया था। यहां पर थोड़ा सा मनमुटाव की वजह से दो पार्टियां बन गई थी, दो टीमें बन गई थी। एक जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में थी और एक थी जे.एम. सेन गुप्ता के नेतृत्व में। दूसरे कौन थे? जे.एम. सेन गुप्ता। इन दो लोगों के नेतृत्व में बंगाल में जो है चलाया गया नमक सत्याग्रह। और बंगाल के विषय में आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बंगाल से दी गई थी। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में 80,000 से ज्यादा, लगभग 90-92,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, जेलों में गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी जो है वो बंगाल से हुई थी। बंगाल से जो है वो 1500 से अधिक गिरफ्तारियां यहां पर होती हैं। तो यहां पर एक पॉइंट और नोट करेंगे, सर्वाधिक गिरफ्तारी यही बंगाल से, सर्वाधिक गिरफ्तारी 1500 प्लस, 1500 से अधिक गिरफ्तारियां यहां से हुई थी। सूरत
बरदौली नाम आपने सुना है, बरदौली सत्याग्रह का, सूरत के पास में बरदौली है। वहां पर जो है टैक्स का विरोध किया गया, कर का विरोध किया गया। जैसे यूपी में, पंजाब में, इन सब क्षेत्रों में टैक्स ना देने का आंदोलन चलाया जा रहा था, वैसे सूरत बरदौली में भी टैक्स ना देने का आंदोलन चलाया गया। और यहाँ पर एक और विशेष घटना हुई जो आपसे पूछी जा सकती है। सूरत के क्षेत्र से, सूरत और ये ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था, वहीं पर एक बड़ौदा रियासत भी थी। तो बहुत से लोग जो है सूरत से अपना सब कुछ लेकर के बड़ौदा रियासत जो है वो चले गए थे, ताकि हम ब्रिटिश भारत में रहेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ सूरत में भी ये फैल गया था। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये करना लोगों के लिए इतना सरल हो गया था कि लोग बिना परवाह किए ही नमक को बना रहे थे, नमक कानून का उल्लंघन कर रहे थे। और यही गांधी जी का एक नज़रिया था कि इस नमक कानून से हम अधिकाधिक लोगों को जोड़ लेंगे। और ऐसा हुआ भी। इसमें जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी दिखाई पड़ती है लोगों की। पिछले जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो बहिष्कार आंदोलन रहा हो बंगाल विभाजन के खिलाफ, चाहे वो असहयोग आंदोलन रहा हो, और उसके बाद सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई पड़ी। और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी थी। महिलाओं की भागीदारी पर हम चर्चा करेंगे इसमें। तो इस प्रकार से ये आंदोलन फैल गया। अब जो सबसे ज़्यादा इसका एक प्रभाव दिखाई पड़ा महाराष्ट्र में, धरसाना में। जिस प्रकार से ये जगह जगह पर नमक के डिपो पर हमला बोला जा रहा था, उसी प्रकार से एक योजना बनाई गई कि महाराष्ट्र में धरसाना में एक बहुत बड़ा अंग्रेजों का नमक का डिपो था, उस पर हमला बोला जाएगा और वहाँ से नमक उठा करके उसे भी हम अपना बना लेंगे, बेचेंगे उसे, और इस प्रकार से हम कानून का उल्लंघन करेंगे। शुरुआत से ही ये आंदोलन अहिंसात्मक था। देखिए, मेरी क्लासेस का एक उद्देश्य ये है, सिर्फ ये कहानी आपको सिखाना नहीं है। कहानी तो इसलिए आप सीख रहे हैं क्योंकि जब प्रश्न आएंगे तो आपके पास भरपूर एग्जाम्पल्स होने चाहिए, सारा नज़रिया स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन प्रश्न कहानी पे नहीं आते हैं, प्रश्न आते हैं विश्लेषणात्मक। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो अहिंसात्मक था। असहयोग आंदोलन से अगर तुलना करें तो असहयोग आंदोलन उतना अनुशासित नहीं था जितना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि पिछली बार एक हिंसक घटना की वजह से महात्मा गांधी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया था। तो इस बार लोग ज़्यादा अनुशासित थे और धीरे धीरे वो महात्मा गांधी के इस अहिंसा के मार्ग का नज़रिया समझने भी लगे थे। इसलिए लोग अब लाठी खाते थे, जेल जाते थे, लेकिन वो हिंसा नहीं करते थे। लेकिन एक चीज़ और भी आपको समझनी पड़ेगी, असहयोग आंदोलन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से बिल्कुल अलग था। असहयोग आंदोलन में बहिष्कार ज़्यादा था, उपाधियाँ ज़्यादा लौटाई गई, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय आदि का बहिष्कार ज़्यादा किया गया, असहयोग ज़्यादा किया गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहिष्कार और असहयोग कम हुआ। वकीलों ने अपनी वकालत कम छोड़ी, छात्रों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कम किया, उपाधियां कम लौटाई गईं। लेकिन यहाँ पर कर और टैक्स जो है, जो लगान और कर है, उसको अदा करने के लिए काफ़ी कुछ चलाया गया और कानूनों का उल्लंघन करने पर विशेष फोकस रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इस आंदोलन में उग्रता बहुत थी। इतनी उग्रता असहयोग आंदोलन में नहीं थी। यहाँ पर उग्रता बहुत है, यानी कि हमला बोल देना, तोड़ फोड़ कर देना या मारपीट की नौबत आ जाना, लाठीचार्ज हो जाना, इस तरह की उग्रता यहाँ पर असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा है। लेकिन भीड़ ने अब की बार एक इरादा बनाया था कि अपनी तरफ से किसी अंग्रेज की हत्या करने की कोशिश नहीं की गई, यानी कि हिंसा नहीं की गई। संचार व्यवस्थाओं को नहीं छुआ गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या संचार व्यवस्थाएं ठप कर दी गई थी आंदोलनकारियों के द्वारा? नहीं, संचार व्यवस्था पर कोई व्यवधान नहीं दिया गया इस आंदोलन में, और उद्योग चलने दिए गए। बहिष्कार किया गया, बहुत सी चीज़ों का बहिष्कार किया गया, लेकिन संचार और उद्योग समुचित तरीके से चलते रहे थे। ये आप याद रखिएगा। तो धरसाना कांड पर हम बात करेंगे। धरसाना कांड क्या था? एक जगह है, वहीं पर यह कांड हुआ, इसीलिए इसे धरसाना कांड कहते हैं। ये धरसाना कांड एक और चीज के लिए आपको याद रखना है,
क्योंकि जब आप महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे, चाहे वो ये प्रश्न आए कि सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी, तब भी आप धरसाना कांड का एक एग्जाम्पल दे सकेंगे, क्योंकि यहां पर नेतृत्वकर्ता सरोजिनी नायडू हैं। और जब अब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पे बात आएगी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं जो हैं वो अंधेरे में एक प्रकाश स्रोत का काम कर रही थी, या फिर वो नेतृत्व को संभाल लेती थी जब सभी प्रमुख नेता जेलों में हुआ करते थे, या किस प्रकार से वो आंदोलन को दिशा देने में सक्षम थी, या फिर महिलाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। किसी भी प्रकार से अगर महिलाओं की भूमिका पर प्रश्न आता है तो आप इस धरसाना कांड को देखेंगे। अभी आप इसके बाद में एक जिया तरंग आंदोलन देखेंगे, और भारत छोड़ो आंदोलन में आप उषा मेहता इन सब लोगों को देखेंगे, वहां पर भी बहुत सारी महिलाओं की हम चर्चा करेंगे। तो ये सब आपके लिए एग्जाम्पल्स होंगे। सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चल जाएगा कि असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही थी। आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं ने नेतृत्व दिया है, किस प्रकार से उषा ने रेडियो का संचालन कर दिया भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन में, किस प्रकार से सरोजिनी नायडू ने जब सभी प्रमुख नेता जेलों में चले गए तो उस समय जो है सरोजिनी नायडू ने नमक का जो सत्याग्रह है उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली और धरसाना जैसा एक बहुत बड़ा अहिंसक आंदोलन करके दिखाया। इन्होंने कहा कि स्त्रियां इस बहाने से आंदोलन से दूर ना रहे कि वो स्त्रियां हैं, यानी स्त्रीत्व का बहाना करके आंदोलन से दूर रहने का बहाना छोड़ करके हमें ये साबित करना चाहिए कि स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन में भागीदार हैं। ये कहना था सरोजिनी नायडू का। तो जब महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना होगा, विश्लेषण करना आना चाहिए। मेरे पढ़ाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि कहानी को समझने के बाद में घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करें। कहानी लिखने को नहीं आती है, विश्लेषण करना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा कि विचारधारा में क्या परिवर्तन आ रहा है, परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ रहा है, और एक बहु या आयामी दृष्टिकोण आपको बना के चलना होगा, ताकि जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए कि महात्मा गांधी ना होते तो आज़ादी का स्वरूप कैसा होता, तो आपको हर तरीके से सोचना होगा कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, किन परिस्थितियों में किया था, और अगर इनको हम हटा दें इस आंदोलन से तो फिर क्या स्वरूप होता। ऐसी कल्पना आपको करनी होगी, इसलिए कल्पना शक्ति को भी बढ़ाना होगा। आपको लिखना पड़ सकता है कि सरदार पटेल ना होते तो फिर देसी रियासतों का विलय किस प्रकार से किया गया होता। तो आपको अपनी कल्पना शक्ति से ये सेट करना होगा कि क्या परिस्थितियां होती, कैसे हम कर सकते थे। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भी देश में जो है सांप्रदायिकता के विकास में सहयोग दिया था, तो आपको खंगालना पड़ेगा इतिहास की कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे उन्होंने सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ावा दिया था या नहीं दिया था। एक पक्ष में आपको निर्णय देना पड़ेगा, उसे साबित करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सीधे कह रहा है कि गांधी जी ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में योगदान दिया था, सिद्ध कीजिए, तो फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स निकाल के लाने होंगे, और वो कोई आपको बताएगा नहीं, कोई किसी किताब में लिखा नहीं होगा, आपको ये ढूंढना होगा। इन घटनाओं में ही वो चीज़ें छुपी होती हैं जहाँ से ये चीज़ें आपको बस निकालनी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि दांडी यात्रा जब चल रही थी तो वहाँ पर एक भजन गाया जाता था, रघुपति राघव राजा राम। जब गांधी जी कहते थे हम यहाँ पे राम राज्य लाना चाहते हैं, गांधी जी का जो आंदोलन होता था वो एक धर्म से प्रेरित होता था, यानी वो धर्म को भी आंदोलन से जोड़ते थे। तो किस प्रकार से वो जो है धार्मिक भावनाओं को भी बढ़ाने का प्रयास करते थे। हालांकि वो हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करते थे। तो दोनों पक्षों को आपको समझना होगा कि किस प्रकार से कौन सी परिस्थितियां बैठेंगी। हर एक चीज में आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। नेहरू रिपोर्ट में आपको निकालना पड़ेगा, आपको गांधी की 11 सूत्री मांगों में भी निकालना पड़ेगा। हर एक जगह से वो बिंदु आपको निकाल के लाने होंगे। तो जब महिलाओं की भूमिका आपको निकालनी है तो फिर आपको धरसाना कांड से भी एक एग्जाम्पल मिलेगा यहां पर। तो देखिए, दांडी यात्रा के बाद में जब जगह जगह पर नमक कानून तोड़े जाने लगे
तो फिर नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सी राजगोपालाचारी को मद्रास से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों से राजेंद्र प्रसाद को है, किसी सभी नेताओं को, प्रमुख नेताओं को पकड़ लिया गया और गांधी जी को भी जो है गिरफ्तार करके यरवदा जेल में, जो पूना में है, बंद कर दिया गया 5 मई 1930। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि धर्सना कांड कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले 5 मई 1930 को क्या हुआ, गांधी जी गिरफ्तार हो गए। गांधी जी गिरफ्तार। सरकार चाहती तो दांडी यात्रा के दौरान ही गांधी जी को गिरफ्तार कर सकती थी, अप्रैल महीने में, लेकिन इनको मई में गिरफ्तार किया क्योंकि सरकार ये नहीं समझ पाई प्रारंभ में कि ये यात्रा जो की जा रही वो इतना बड़ा जन आंदोलन बन करके खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इनके आह्वान से ही पूरे देश में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। जगह जगह पर कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा था और कर ना दो और लगान ना दो जैसे जो गैर कानूनी कार्य हैं वो किए जा रहे थे। महिलाएं शराब के ठेकों, अफीम की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन कर रही थी। पूरे देश में एक हलचल का माहौल था। तो फिर सरकार ने जो है गिरफ्तारियां प्रारंभ की और 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। इनको कहां बंद किया गया, पूना की यरवदा जेल, यहां पर इन्हें बंद कर दिया गया। हालांकि गांधी जी को कभी जो है अंग्रेज बहुत दिनों तक जेल में नहीं बंद कर पाए। उनको किसी न किसी कारण से गांधी जी को छोड़ना ही पड़ता था और अब भी छोड़ना पड़ेगा। तो गांधी जी को बंद कर दिया गया। अब पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि हमारे बाद में आंदोलन का नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी करेंगे। तो जैसे ही अब्बास तैयब नेतृत्व में आए वैसे ही सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। तो अगला बिंदु क्या हुआ, अब्बास तैयब भी गिरफ्तार हो गए। और आपको हमने बताया जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और पटेल जी पहले ही गिरफ्तार हो गए। यात्रा शुरू होने से पहले ही हमने आपको बताया था कि 9 अप्रैल को रविवार था और न्यायालय खोल करके उनको सजा दे दी गई 3 महीने की। तो वो भी अंदर ही है। तो इस प्रकार से सभी प्रमुख लोग जो है वो जेल पहुंच गए। कौन कौन जेल पहुंच गया, देखिए, सी राजगोपालाचारी पहुंच गए, ये भी जेल में है। जवाहरलाल नेहरू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये भी जेल में है, इनको भी गिरफ्तार किया गया। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की इसी आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई थी। इन सब लोगों को बहुत जल्दी छोड़ भी दिया गया। बहुत दिन तक इनको जेल में नहीं रखा गया, इनको बहुत जल्दी छोड़ भी दिया गया था। और जेल से निकलने के बाद में ही मोतीलाल नेहरू की जो है फरवरी 1931 में मृत्यु हो गई थी। मोतीलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ किया था और आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास के साथ में ये संस्थापक भी थे। नेहरू रिपोर्ट इन्होंने ही बनाई थी। मोतीलाल नेहरू एक बहुत ही बुद्धिजीवी नेता थे। इन्होंने अपना मकान, जिसको आनंद भवन कहते थे, आनंद भवन जो है वो कांग्रेस को दान दे दिया था और उस आनंद भवन को स्वराज भवन बना दिया गया। बाद में इन्होंने अपने लिए एक अलग घर बनाया था और उसका नाम भी आनंद भवन ही रखा था। तो इस प्रकार से सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेता हमारे देश में रहे हैं। तो अब्बास तैयब भी गिरफ्तार हो गए, तमाम नेता जेलों में थे। तो अब जो है बागडोर किसने संभाली यहां पर, अब जो है बागडोर आ गई सरोजिनी नायडू के हाथ में। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। किसने कहा था ये, कमेंट करके आप हमें बताएं कि भारत की बुलबुल किसने कहा था सरोजिनी नायडू को। तो यहां पर जैसा कि पहले ही योजना बन चुकी थी कि धरसाना डिपो पर हमला बोला जाएगा,
तो सरोजिनी नायडू ने कहा कि कोई नेतृत्व करता नहीं है तो हम नेतृत्व करेंगे और धरसना डिपो पर हमला बोला जाएगा। इन्होंने आह्वान किया, तमाम स्त्रियों को, पुरुषों को जोड़ा और इन्होंने कहा, स्त्रियों से ये कहा कि स्त्रीत्व का बहाना करके आप इस आंदोलन से दूर नहीं रह सकते, हमको साबित करना होगा। वक्त आ गया है कि हर एक स्त्री को साबित करना होगा कि वो जो है इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाग लेगी। आपको पता है इस आंदोलन में बहुत सी महिलाएं पुरुषों का भेष धारण करके इस आंदोलन में शामिल हुई थी। बहुत सी महिलाओं का आप नाम जानते हैं, वो सभी महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुई थी। तो सरोजिनी नायडू के साथ में कौन कौन था और योजना क्या थी? इसमें जो है सरोजिनी नायडू नेतृत्व कर रही थी। सरोजिनी नायडू, आपसे एक प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी और कहां बनी थी? आप कमेंट करके बताएं। तो सरोजिनी नायडू इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी, प्रमुख नेतृत्व धरसाना कांड में। इनके साथ में थे इमाम साहब। इमाम साहब को आप जानते होंगे, ये दक्षिण भारत से ही गांधी जी के सहयोगी थे, गांधी जी के सबसे वृद्ध सहयोगी थे ये, सहयोगी थे ये। और इसमें थे मणिलाल। मणिलाल कौन थे? ये तो गांधी जी के पुत्र थे, दूसरे पुत्र, गांधी जी के सेकंड पुत्र थे ये। गांधी जी के 4 पुत्र थे। और एक थे प्यारेलाल। प्यारेलाल, प्यारेलाल कौन थे? ये सचिव थे गांधी जी के, गांधी जी के पर्सनल सचिव थे प्यारेलाल। तो ये 4 प्रमुख नेता थे इसमें। और इन्होंने आह्वान किया और 2000 से अधिक, 2-2.5 हजार लोग सत्याग्रही इनके साथ में आ गए। तो इनके साथ और कौन थे? 2000 से अधिक सत्याग्रही, स्वयंसेवक। इन सबको साथ में लेकर के धरसाना नमक डिपो पर हमला बोलने की योजना बनाई गई। क्या यहां पर किया गया? धरसाना, धरसाना कहां है? महाराष्ट्र में। नमक डिपो, जहां पे सरकारी नमक रखा जाता था, ये कहां है? महाराष्ट्र पर हमला। अब इसके पहले ही कई नमक डिपो पर जो है ये हमला हो चुका था सत्याग्रहियों के द्वारा, जैसे आपने कर्नाटक में देखा था। तो पहले से ही सरकार होशियार थी और यहां पर चारों तरफ से कटीली बाड़ लगा दी गई थी, एक खाई खोद दी गई थी ताकि कोई भी डिपो तक पहुंच ना पाए। तो सब लोग जाकर वहां पर इकट्ठा हो गए, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, प्यारेलाल, मणिलाल और 2000 लोग वहां पर जाके सब इकट्ठा हो गए। फिर इन्होंने एक जत्था आगे भेजा, कुछ एक टोली बनाकर के लोग आगे बढ़े और वहां से पुलिस पहले से ही तैनात थी और उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 2000 से अधिक लोग और एक तरफ से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, लेकिन कोई भी हिंसक घटना करने का प्रयास इन सत्याग्रहियों ने नहीं किया। यानी ये सत्याग्रही अहिंसक बने रहे, इन पर लाठियां पड़ती रही, जत्थे के जत्थे गिर जाते थे, लाठियां बरसती थी, फिर उठते थे, फिर आगे चलते थे, फिर गिर जाते थे। पीछे से दूसरा जत्था आता था, दूसरा दल आता था और वही होता था बार बार। वहां पर एक पत्रकार उपस्थित था, बेब मिलर। तो बेब मिलर ने लिखा है इसका आंखों देखा वर्णन। उसने लिखा है कि इस प्रकार की बर्बर घटना मैंने कहीं नहीं देखी, यानी इतना बर्बरतापूर्ण दमन किसी आंदोलन का मैंने किसी जगह पर दुनिया में नहीं देखा जितना कि यहां पर अंग्रेजों के द्वारा मैंने किया जाते हुए देखा। मैंने देखा कि किस प्रकार से सत्याग्रही उस अवस्था में भी हिंसक बने रहे जब उनके ऊपर लाठियां पड़ रही थी और उनको पता था कि इससे मेरी जान भी जा सकती थी। सरों पर, नंगे सरों पर लाठियां भांजी जा रही थी। जत्थे के जत्थे गिरते थे, उठते थे, फिर पीछे से दूसरा जत्था आता था और कोई भी विरोध नहीं करता था। सिर्फ उनका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आगे बढ़ते जाओ। इस प्रकार का सत्य और हिंसात्मक आंदोलन जो है मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। ये बेब मिलर ने यहां पर वर्णन किया है।
तो धरसाना में नमक डिपो पर हमला किया गया और यहां पर क्या हुआ, लाठी चार्ज हो गया, बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज। और प्रश्न आपके लिए बन गया कि वो पत्रकार कौन था जिसने यहां का आंखों देखा हाल जो है वो प्रस्तुत किया था। तो यहां पर पत्रकार बेब मिलर ने आंखों देखा वर्णन किया है और वो वर्णन मैंने आपको बता दिया है। आप अपने नोट्स में ये कोटेशन, ये बातें पॉइंट करके लिख लिया करें, क्योंकि कभी भी आपको जब आंसर राइटिंग करना होगा तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रिकॉल करना पड़ेगा कि आखिर हम इसमें लिखेंगे क्या, कैसे आप सिद्ध करेंगे। जैसे कि प्रश्न आपसे आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अत्यंत बर्बरतापूर्वक दमन किया गया, फिर भी ये आंदोलन अहिंसात्मक बना रहा, साबित कीजिए। तो आपको उदाहरण देना होगा कि किस प्रकार से गांधी जी का नेतृत्व इस बार असहयोग आंदोलन की अपेक्षा ज्यादा अनुशासनपूर्ण था। हालांकि गांधी जी जेल में थे, फिर भी बाहर के लोग अहिंसक बने रहे, उनके मार्ग पर चलते रहे और ये उसका सबूत है कि 2000 से अधिक लोगों की भीड़ थी, फिर भी किसी ने प्रतिरोध नहीं किया और ये नहीं किया कि जवाबी कार्रवाई में हम भी हमला बोल दें। अगर यहाँ पर ये 2000 लोग हमला बोल देते तो क्या उन चंद सिपाहियों को वो ढेर कर सकते थे? चाहते तो धरसना में जितने सिपाही थे उनको वो जान से मार सकते थे अगर एकदम से हमला बोल देते। लेकिन इनका उद्देश्य ये दिखाना था कि आप हमारे ऊपर चाहे जितनी लाठी डंडे बरसाएं, चाहे जितना हम कष्ट झेलें, लेकिन हम अहिंसात्मक तरीके से आपके इस कानून का प्रतिरोध करते हैं। तो ये साबित किया, यहाँ पर नेतृत्व किया सरोजिनी नायडू ने और बहुत से स्त्री पुरुषों ने इस नमक सत्याग्रह में योगदान दिया है। तो ये चीजें हैं, ये था धरसना कांड। अब धरसना कांड के बाद में पूरे देश में बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया। जब इतना इस प्रकार का कृत्य हुआ और इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई गई तो पूरे देश में बहुत जुनून फैल गया। हालांकि सभी प्रमुख नेता जेल में थे, लोगों ने स्वयं से आंदोलन करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर प्रभात फेरियां निकाली गई, बहिष्कार किया गया, हड़तालें की गई, प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए। हमने बताया कि उद्योग और संचार छोड़ करके ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जहां पर इस आंदोलन का प्रभाव नहीं पहुंचा। सिर्फ कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। कोई बहुत बड़ा श्रमिक आंदोलन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं खड़ा हुआ। कृषक बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हुए क्योंकि गांधी जी ने अपनी मांगों में कृषक लगान को 50% कम करने की बात की थी और ये मंदी का दौर था जिसमें कृषक बहुत परेशान था। इसलिए कृषकों ने यानी किसानों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तेज हो गए। लोगों ने जहां जैसे हो सकता था वैसे विरोध किया। तमाम छात्रों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। हर एक प्रकार के प्रतिष्ठानों का, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या कोई भी हो, उनका बहिष्कार किया। उपाधियां, कुछ लोगों ने उपाधियां भी लौटाई, हालांकि इस आंदोलन में ज़्यादा उपाधियां नहीं लौटाई गई। केंद्रीय विधान मंडलों से लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया और ये सब देखते हुए सरोजिनी नायडू को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ? सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इनको भी यरवदा जेल में ही रखा गया। यरवदा जेल में रखा गया। तो सिंपल सी ये एक स्टोरी है जो आपको याद रखना है और इसके महत्व को जरूर याद रखना है। स्टोरी भले आप भूल जाएं लेकिन महत्व को जरूर याद रखेंगे। कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे, जैसे हमने बताया ना कि इसके बाद में पूरे देश में विरोध के प्रदर्शन तेज हो गए।
तो आपसे एक दो फैक्ट जो है वो पूछे जा सकते हैं, वो आप पीटी के दृष्टिकोण से नोट कर लें, उनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एक दो। देखिए, आपने नाम सुना होगा विनोबा भावे। क्या पूरा नाम था? विनायक नरहरि भावे। इनका नाम आपने सुना होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब होगा तो ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम बार इन्होंने शामिल हुए थे, प्रथम बार इन्होंने अपनी भागीदारी की थी। तो विनोबा भावे प्रथम बार इस आंदोलन में शामिल हुए, प्रथम बार इसी आंदोलन से शामिल हुए। इनको क्या कहा जाता है? विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय अध्यापक। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विनोबा भावे ने पहली बार किस आंदोलन में हिस्सेदारी ली थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सेदारी ली थी। और इसके बाद जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन होगा तो उसमें पहले ये व्यक्ति होंगे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही बनेंगे। तो एक पॉइंट ये आपसे पूछा जा सकता है। जानकी वल्लभ बोस, जानकी वल्लभ बोस, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ ही उपाधि लौटा करके किया था। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, अपना बोर पदक वगैरह वापस कर दिया था। तो यहां पर बहुत सारी उपाधियां नहीं लौटाई गई थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जा सकता है। क्योंकि असहयोग आंदोलन में तो आपने देखा था बहुत से लोगों ने उपाधियां वापस की थी, मैंने आपको सारे लिखवाए भी थे उसमें पॉइंट। यहां पर जानकी वल्लभ बोस ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। मदन मोहन मालवीय ने इस्तीफा दे दिया था। किसने? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा, और उस समय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कौन था? अध्यक्ष थे वी.जी. पटेल। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। यह सब विरोध का तरीका है, बहिष्कार का तरीका है। इस आंदोलन के दौरान जो है तिरंगा झंडा बहुत मशहूर हुआ। यानी मशहूर का कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा लोगों के दिलों में अपने इस ध्वज के प्रति सम्मान पैदा हुआ। हमने बताया था लाहौर अधिवेशन में एक नया झंडा फहराया गया था 3 कलर का, जिसमें बीच में चरखा बना होता था, और वो वर्तमान तिरंगे जैसा ही था, सिर्फ चरखे के स्थान पे चक्र आ गया है अब। तो वो झंडा, उसके सम्मान में लोगों ने बहुत ज्यादा कार्य किए। सूरत में तिरंगा कलर के वस्त्र लोगों ने पहने, प्रभात फेरियां निकाली, बच्चों की टोलियां बनाई गई कई जगहों पर, कई प्रांतों में लड़कों की टोली बनी जिसको बानर सेना कहा जाता था, लड़कियों की टोलियां बनती थी जिसको माजेरी सेना कहा जाता था। और ये सेनाएं जो है प्रभात फेरियां निकालती थी, उद्घोष करती थी, तिरंगा फहराती थी, राष्ट्रगान गाती थी। इस प्रकार से देश में एक देशभक्ति का माहौल पैदा किया जा रहा था। क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद में एक स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस भी मनाया जाता था 26 जनवरी के दिन में। तो तिरंगे के प्रति सम्मान लोगों का बहुत बढ़ गया था इस आंदोलन के दौरान। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तिरंगे का सम्मान बहुत बढ़ गया था।
जैसे कि प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, प्रभात फेरियां, तिरंगा वस्त्र बनाए गए बहुत जगह पर, 3 कलर के वस्त्र पहन करके जो है लोगों ने देशभक्ति प्रदर्शित की। बानर सेना बनी, बानर सेना ये लड़कों की सेना होती थी। सिर्फ एक बार यही प्रश्न पूछा गया है कि माजेरी सेना क्या थी। माजेरी सेना, माजेरी सेना में छोटी छोटी लड़कियां होती थीं। ये सब क्या करते थे, ये सब राष्ट्रगान गाते थे, तिरंगा वस्त्र पहनते थे, झंडा लेकर के चलते थे, जिससे एक माहौल क्रिएट होता था, देशभक्ति का माहौल क्रिएट होता था और इस आंदोलन में लोग चलते थे। और एक और जो है बहुत प्रशंसनीय घटना है, जिससे यह साबित होता है कि किस प्रकार से तिरंगे की आन बान और शान के लिए लोगों ने अपने जान की परवाह भी नहीं की। गुंटूर में एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे टोटा नरसैया नायडू। उन्होंने अपना अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया, अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने दिखाया कि हाँ, किस प्रकार से भारत के लोग सर कटा सकते हैं लेकिन अपने ध्वज को झुकने नहीं दे सकते हैं। वहां पर वो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरंगा थामे हुए थे। कुछ लोग पहले तिरंगा थामे हुए थे, वहां पर लाठीचार्ज शुरू हो गया, ध्वज गिरने लगा, तो जो नरसैया नायडू थे वो गए और उन्होंने पिलर के ऊपर ध्वज को संभाल लिया और उनके ऊपर 45 मिनट तक लाठियों से प्रहार किया पुलिस ने, लेकिन वो बेहोश होने तक भी झंडे को झुकने नहीं दिया और वो उसी तरह झंडे को पकड़े हुए खड़े रहे। ये था अदम्य साहस, जिससे प्रदर्शित होता है कि किस कदर लोग अब देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो चुके थे और वो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश के सम्मान के लिए लड़ रहे थे, और वो भी अहिंसक तरीके से। ये उदाहरण है, इसीलिए ये आपको प्रश्न में जहां जैसी जरूरत हो इन उदाहरण को आप डालेंगे और पीटी के दृष्टिकोण से तो आपसे क्वेश्चन अलग से बन ही सकता है। तो क्या नाम हमने बताया, गुंटूर में कौन थे, टोटा नरसैया नायडू। इन्होंने 45 मिनट पुलिस की लाठी झेली, लेकिन तिरंगा नहीं गिरने दिया, इन्होंने तिरंगा नहीं झुकने दिया। अब आइए कंक्लूजन की बात। देखिए, जब क्लासेस में आप इन सारी घटनाओं को पढ़ते हैं, ये इस तरह से घटनाएं आपकी मेंस में नहीं पूछी जाती हैं, पीटी पे प्रश्न बनते हैं। मेंस में जब प्रश्न आता है तो आपको इन्हीं घटनाओं से विश्लेषण करना होता है। विश्लेषण कोई आपको करके नहीं बताएगा, आपको इन्हीं में से निकालना होगा तरीका। और मैं चाहता हूं कि मेरी इन क्लासेस से आप वो चीज़ स्वयं से सीख लें। हालांकि ये पूरा करने के बाद में हम विश्लेषणात्मक प्रश्नों पर आएंगे कि क्या किन चीज़ों के पीछे कौन से कारण थे, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा एक डिस्कशन का क्लासेस शुरू करेंगे। लेकिन आपको स्वयं से चीज़ें निकालनी होंगी। अभी तो हम सिर्फ आपको कहानी समझा रहे हैं, और इस कहानी को जब आप पूरी तरीके से समझ लेंगे उसके बाद हम उन प्रश्नों पर आएंगे जब इनमें से हम निचोड़ को निकालना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि महात्मा गांधी के बिना आज़ादी की परिकल्पना कीजिए, या फिर भारत में सांप्रदायिकता के विकास पर चर्चा कीजिए। तो जब इस प्रकार के एक लंबी थीम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक का पूरा निचोड़ निकालना होगा, 300 सालों का इतिहास आपको 100 शब्दों में लाना होगा, तब आपके पूरे स्किल की परीक्षा होगी। तो उससे पहले आपको सारी कहानी, सारी घटनाएं, सारी परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में हमारे नेताओं ने कौन से निर्णय लिए थे और समय के अनुकूल वो निर्णय किस प्रकार के थे, ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आप उस विश्लेषण को ईमानदारी से कर पाएंगे और वैसे ही प्रश्न आपको अंक दिलाने में सहयोगी होंगे। तो ये इतना आपने देख लिया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं। देखिए, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई कई घटनाएं आपको पढ़नी होती हैं, जैसे धरसाना। तो धरसाना को तो हमने डिस्कस कर लिया। एक है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। एक आपको पढ़ना है यदुनांग को, यदुनांग और रानी गिडालू को पढ़ना है।
एक चटगांव शस्त्रागार कांड है, चटगांव कांड। तो चटगांव कांड को तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। धरसाना को हमने पढ़ लिया। लाल कुर्ती और रानी गिडालू को हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे, ये दोनों आंदोलन इसकी अगली क्लास में। और एक क्लास में थोड़ा सा विश्लेषणात्मक एक क्लास करेंगे, हम सबने अवज्ञा आंदोलन को समझेंगे, इसकी विशेषताएं क्या थी, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है आंदोलन का, और इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पीछे के आंदोलनों में नहीं थी। महिलाओं की भूमिका क्या थी, असहयोग आंदोलन से किस प्रकार से ये भिन्न था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी जो इसको अलग करती हैं अन्य आंदोलन से, उस पर डिस्कस करेंगे। अब इस आंदोलन से संबंधित 2-3 बातें और आपको जाननी है, वो है कि इस आंदोलन का आगे क्या हुआ, कैसे समाप्त हुआ। हालांकि इसके आगे हम ये क्लास करेंगे, लेकिन उसके पहले ही थोड़ा सा 2 लाइन में हम ये समझ लेते हैं कि असहयोग आंदोलन समाप्त कैसे हुआ था। उन घटनाओं को हम अलग पढ़ लेंगे। तो देखिए, जब महात्मा गांधी जेल में चले गए, हमने बताया कि 5 मई को महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया, पूना की एरबदा जेल में। इस आंदोलन में एक चीज और की गई थी कि इस दौरान प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ लंदन में। गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था कि इसमें जो है कांग्रेस आएगी और अपना पक्ष रखेगी कि आखिर जो साइमन आयोग का विरोध किया गया है, तो अब आप अपना पक्ष भी रखें कि हम किस प्रकार से आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएं, उस पर विचार किया जाना था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसमें शामिल थी, इसीलिए कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी कांग्रेस की तरफ से नहीं गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को हम पढ़ेंगे डिटेल में, प्रश्न आता है उस पर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी नहीं गया, तो फिर सरकार मजबूर होकर के गांधी जी को रिहा कर दी। गांधी जी को रिहा कर दिया गया और कहा गया 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया गया, और इसलिए रिहा किया गया ताकि देश में एक सकारात्मक माहौल बन सके और कांग्रेस को हम राजी कर सके कि वो सबने अवज्ञा आंदोलन को रोके और गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। और जैसा कि सरकार चाहती थी वो सफल भी हुई। तेज बहादुर सप्रू वगैरह की मदद से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हो गया 5 मार्च 1931 को, और गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। अभी बंद नहीं किया है, स्थगित कर दिया। और उसके बाद वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, वहां पर अपनी मांगों को रखा, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम वहां से लेकर वो वापस नहीं आए। तो 1932 में गांधी जी ने पुनः सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब तक परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 2 बातें हुई। इरविन की जगह पर यहां पर वायसराय बदल के आ गया वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन। वो थोड़ा गांधी जी से चिढ़ा हुआ व्यक्ति था। उसको लगता था कि महात्मा गांधी इतनी इज्जत देने के लायक व्यक्ति नहीं हैं, उनको वहां गोलमेज सम्मेलन में बराबर में बिठा करके बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मेरे हाथ में हो अधिकार तो हम इस आंदोलन को चुटकी में ख़त्म कर देंगे, और इस प्रकार कोई भी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब महात्मा गांधी ने दोबारा आकर के यहाँ पर असहयोग सबने अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, तो वेलिंगटन ने बहुत क्रूर दमन चलाया और गांधी जी को पुनः गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसी दिन जैसे ही गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया, वैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन खैर तब भी कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन दमन चक्र बहुत क्रूर था। इस वजह से 1933 में कांग्रेस को इस आंदोलन को निलंबित करना पड़ा। बंद अब भी नहीं किया गया, निलंबित किया गया। और फिर अगले साल 1934 में बंबई अधिवेशन में आधिकारिक तौर से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ये आंदोलन की समाप्ति की कहानी है, इसको आप 2 पॉइंट में नोट कर लें। देखिए, पहले गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? 5 मई 1930 गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। कहाँ गए? यरवदा में, यरवदा जेल में। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका बहिष्कार हुआ।
ऐसा नहीं है कि भारत से कोई गया नहीं था। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन कौन गया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। बहिष्कार किसने किया है? कांग्रेस ने किया है, नोट भी कर लें आप, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। तो फिर 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया। गांधी जी को रिहा कर दिया। किस लिए रिहा कर दिया? सकारात्मक माहौल बनाने के लिए। और फिर 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हो गया। ये सब चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आपको सिर्फ एक स्टोरी लाइन आप देख लीजिए। समझौता हो गया तो समझौते में जाहिर सी बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। सविनय अवज्ञा को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसमें बहुत गांधी जी की बुराई भी की गई, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। गांधी जी इरविन समझौता को जो हम पढ़ेंगे, स्थगित कर दिया। और स्थगित करने के बाद में गांधी जी कहां गए? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गए। गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से इन्होंने भाग लिया, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। 4 जनवरी 1932 आंदोलन पुनः प्रारंभ। फिर से प्रारंभ कर दिया और गांधी जी फिर गिरफ्तार। और इसमें वायसराय कौन है? वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, बदल करके आ गया है वेलिंगटन। तो गांधी जी पुनः गिरफ्तार हो गए। 1933 कांग्रेस आंदोलन निलंबित। आंदोलन निलंबित कर दिया। और 1934 बंबई अधिवेशन। इसमें क्या हुआ? आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। तो इतने पॉइंट आपको सिर्फ एक थीम समझाने के लिए। बाकी जब हम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका हो गया। अब हमारे पास कितना पढ़ने को बचा है? देखिए, इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने दांडी यात्रा को पूरी तरीके से पढ़ा, उसके कारण पे चर्चा की, दांडी यात्रा पे चर्चा की। उसके बाद हमने देखा कि आंदोलन का पूरे देश में विस्तार कैसे हो गया और धर्सना कांड क्या था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लाल कुर्ती आंदोलन और यदुनांग और रानी गिडालू के विषय में पढ़ेंगे एक क्लास में। और एक क्लास में हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या थीं। तो 2 क्लास और हम करेंगे और फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से अगला चैप्टर हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।